नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार की चुनावी सियासत काफी दिलचस्प हो चला है। कल जो है तीसरे चरण यानी आखिरी चरण के मतदान होने हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की जो लहर दिख रही है वो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत पे लग रहा है कुछ नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनके चुनावी जनसभा में भीड़ जो उमड़ती है वो कुछ और जो है वहां की सियासत को दर्शाता है। लेकिन कल नीतीश कुमार का भी एक बयान आता है कि अब जो है हमारा आखिरी चुनाव होगा, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे, ईवीएम के किस तरीके से ईवीएम पर आरोप लगे इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद जो वहां की पोलिंग को लेकर जो कल मतदान होने हैं इसको भी लेकर काफी जो गहमा गहमी रहेगी, किस तरफ झुकाव होगा और महिलाएं किस तरफ जो है मतदान करेंगे, मुस्लिम का किस तरफ मतदान होगा, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि ओवैसी जैसे जो है बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और खासकर ये भी समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और बीएसपी के साथ जो है इन लोगों का गठबंधन है। इसको लेकर आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। जल्दी से मैं अपने मेहमानों से मुखातिब करा दूं। सबसे पहले जुलेखा जबी हमारे साथ ऑल इंडिया प्रेसिडेंट FSSFTCTC से हमारे साथ मौजूद है। दूसरे खास मेहमान जो ड्यू के प्रोफेसर रतनलाल सर हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके बाद डॉक्टर सुजाता सूर्यपैली, विभाग प्रमुख काकतिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना, वो हमारे साथ मौजूद है। और बेहद खास मेहमान डॉक्टर मनीषा बांगर जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा की शुरुआत मैं जुलेखा जबी मैम से करना चाहूंगा। मैम, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कल मतदान होना है और जो तेजस्वी यादव की लहर दिख रही है, क्या ये कहना सेफ होगा कि इस बार बिहार में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? आप सबका बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इसमें दावत दी बात करने की। आपने जैसा पूछा है कि ये जो चुनाव है वो कुछ नया होने जा रहा है। दरअसल शायद मेरे होश में तो ऐसा कोई चुनाव नहीं था जो वाकई जन मुद्दों पर लड़ा गया हो, और बिहार का चुनाव रोजगार जैसे मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। इसके लिए तो वाकई तेजस्वी जी को बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने उस जरूरी मुद्दे को लिया है, इस देश की राजनीति का हिस्सा ही पलट दिया उन्होंने। तो वाकई महागठबंधन बधाई का पात्र है। और तेजस्वी जी जिस तरह से उनकी लीडरशिप में ये पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है, मुझे लगता है वो वाकई एक यंग ब्लड को आने की जरूरत है, फ्रेश ब्लड को आने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बदबूदार हो गई है भारतीय राजनीति। तो अच्छा लग रहा है बिहार के चुनाव को देखना, उनको सुनना, बाकी लोगों को भी सुनना, बात करना। एक एनर्जी सा लग रहा है कि भाई हम कहीं ना कहीं हम लोग हैं उसमें, ऐसा सा लग रहा है। और जहां तक औरतों की जो जैसे आप बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से औरतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है। और उसको अगर हम पार्टियों से देखेंगे तो थोड़ा हम बहुत सही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि भारत की जो सामंतवादी पद्धति है, जो पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर है मनुवादी, वहां औरतें तो कहीं मायने नहीं रखती हैं। और अगर राजनीति में हम देखें तो जितनी महिलाएं अभी हैं, इससे पहले से इसमें तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बहुत गलत तरह से टिकट भी दिया गया है बाकी सारे लोगों ने, जो औरत विरोधी हैं, जो खासकर जो कहा जाए कि मतलब वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो औरतों को संसद और विधानसभा में देखने से जिनको परहेज था। हमको 33% रिजर्वेशन की मुझे लगता है यहाँ पे बात करनी चाहिए। मैं उस पर बस अपनी एक बात रखूंगी कि जिन्होंने ये कहा था कभी कि परकटी और लिपस्टिक लगाई हुई औरतें अगर संसद में आ जाएंगी तो संसद तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। ये रिजर्वेशन के बाद में जब हम लोग उस मोमेंट से जुड़े हुए थे स्टूडेंट लाइफ में, तब ये बात आई थी। आज वही सज्जन अपनी बेटी के जरिए अपनी जो लिप्सा है, राजनीतिक लिप्सा, उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। औरतें आई हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा जो भारतीय पुरुष है, जो सामंतवादी समाज है, जो औरत को बिल्कुल भी घर से बाहर, ये कहा जाए पैर की जूती कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि उसको इस्तेमाल करने लायक रखता है, लेकिन अब उसको लगने लगा है कि औरतें भी हैं। तो फिलहाल जो अभी हालात हैं, बिहार का चुनाव देख के सच में थोड़ी सी खुशी हो रही है कि यंग ब्लड है
और मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, बाकी सबको लाइन पे ला दिए हैं आपका तेजस्वी। हालांकि फर्स्ट के बाद, पहले चरण के बाद में जो है कोशिश की गई थी कि राम भगवान को ले आए हम, लेकिन कामयाब नहीं हुए, बिहार की पब्लिक ने कामयाब होने नहीं दिया उनको। तो अभी तक तो ठीक है, अब कल है और फिर के बाद तो है ही है, रिजल्ट देखा जाएगा। मगर बस एक डाउट है, जिसका डाउट हमेशा से रहा है, ईवीएम से जो खेल हुआ है पहले चरण में, कई जगह जो दिखा है कि वोट कहीं और डाल रहे हैं और कहीं और जा रहा है, तो मुझे लगता है ये डाउट भी है और फौरन ही इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, जिस भी पार्टी का कैंडिडेट वहां पर है, और फिर जनता को भी साथ आना चाहिए। और वो जो अगर बाय द वे ये सांप्रदायिक ताकतों में के महागठबंधन पे अगर ये जाएगा, तो मुझे लगता है इस चुनाव को कम से कम इस बार चैलेंज करना चाहिए। हमने 2014 में बनारस के चुनाव को चैलेंज नहीं किया। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किस तरह से इससे पहले भी ईवीएम में धांधली हो चुका है। अगर मैं 1995 का जिक्र करूं, जब लालू यादव भारी मतों से जब मतदान की जीते थे, तो उस वक्त भी वो विरोध किए थे। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और इस बात को लेकर समझना चाहूंगा कि इस बार की बिहार की तस्वीर साफ है कि तेजस्वी यादव जो है वो जो है रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बात को भी समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओवैसी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लालू यादव की दशक की बात करें तो वो मुस्लिम और यादव का जो समीकरण होता था, जिनको वोट पड़ते थे वो जो है जीतते थे। इस बार लग रहा है तेजस्वी के लहर में MY समीकरण बरकरार रहेगा। शुक्रिया आप सभी का। और पहले तो जिस तरीके से एनर्जी को एनर्जाइज किया है तेजस्वी यादव ने, और जैसे उन्होंने क्राउड को मोबिलाइज किया है रोजगार के मुद्दे पे, वो बधाई के पात्र हैं और उनको बहुत ही ऑल द बेस्ट और बधाई। लेकिन देखिए MY जो इक्वेशन है, लालू जी सिर्फ जो बनते थे जीतते थे तो सिर्फ MY नहीं, और मैं बिहार का हूँ और मुझे याद है कि तमाम MY तो एक साजिश थी कि MY कह दीजिए कि बाकी लोग वहां से कट जाए। तो मेजर वोट आता था वहां से, लेकिन उनको दलित भी वोट करते थे, उनको महिलाएं भी वोट करती थी, उनको अति पिछड़े वोट करते थे। तो सभी जातियों के उनको अगर आप 90 का दशक को उठाकर देखेंगे तो लालू जी के पास बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े चेहरे थे। तो खाली MY इक्वेशन से मत देखिए, और उसमें और लोग भी उनको वोट करते थे। और देखिए बिहार का चुनाव हमेशा दिलचस्प रहा है, और इस बार कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। और दिलचस्प इस मामले में है कि ये आपको जितना आसान दिख रहा है उतना आसान होगा नहीं चुनाव, क्योंकि एक तरफ देखिए चिराग पासवान अगर बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, तो ये भी दिलचस्प है। सेंटर में वो कहते हैं कि दिल में जो है हनुमान लेकर चल रहे हैं मोदी साहब को। दूसरी तरफ मुकेश सहनी बिहार में बहुत ही डोमिनेंट, अति पिछड़ों में बहुत ही अग्रेसिव डोमिनेंट पोजीशन है। वो अंतिम क्षण में चले गए NDA में, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, बसपा चली गई। तो एक तरफ जहां डैमेज JDU को और गठबंधन NDA को चिराग पासवान कर रहे हैं, तो जाहिर है जितना वोट जाएगा बसपा को या उपेंद्र को या फिर ओवैसी साहब को, तो लार्जली वो वोट जो होगा वो महागठबंधन के ही हिस्से से वो जाएगा। तो ये इसीलिए ज्यादा मतलब त्रिकोणीय नहीं, कई कोणीय मुकाबला है, कई कोना है वहां बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मोबिलाइज किया है, मुझे लगता है कि देखिए उस ऊर्जा को और अधिक व्यवस्थित तरीके से मोबिलाइज उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। RSS या लेफ्ट पार्टी से सीखने की जरूरत है कि क्राउड, भीड़ तो आता है, तो भीड़ कई बार होता है बदलाव कर देता है, लेकिन फिर बाद में देखेंगे तितर बितर हो जाता है। तो तेजस्वी चूंकि अभी नौजवान है, उनका तकरीबन 4 दशक तो पॉलिटिकल करियर होगा ही, तो मुझे लगता है कि इस एनर्जी को, इस फोर्सेस को और अधिक कैडर बेस्ड बनाकर पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो, क्लासेस हो, और बकायदा ये नहीं हो कि भीड़ एक दिन आए इलेक्शन के दिन और 5 साल गायब हो गए, वो नहीं। बकायदा एक सीरियस पॉलिटिकल डिस्कोर्स की तरफ इस एनर्जी को लेके जाना चाहिए। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, लेकिन असली जो पूरा इनकी चुनौती शुरू होगी सरकार बनने के बाद शुरू होगी। और अब ये एक तरफा चुनाव भी नहीं है, जहां मैं बार बार कह रहा हूं
इसलिए कह रहा हूं ना कि देखिए, भीड़ को आना और उसको वोट में कन्वर्ट करना, दोनों दो बातें हैं। सपोर्ट, मैं 2 चुनाव लड़ा हूं अपने जीवन में। एक डूटा का लड़ा था, इंडिपेंडेंट, बगैर किसी पार्टी के, और बिहार विधानसभा भी लड़ा था। तो सपोर्ट तो आपको बहुत लोग करेंगे, यार प्रोफेसर साहब अच्छे हैं, बढ़िया बोलते हैं, मुद्दों की समझ है, सब कुछ है, लेकिन उसको वोट में आप कन्वर्ट उतना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहना है कि दलित वोट का बिखराव है बिहार में। पासवान, लार्जली पासवान चिराग के साथ जा रहा है, लार्जली लार्जली मैं कह रहा हूँ। दूसरा जो रविदास वोट है वो बीएसपी भी काटेगी और नीतीश कुमार को भी मिलेगा। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, उसमें से कुछ वोट, क्योंकि जितने उन्होंने मोहल्ला सेवक, टोला सेवक बनाए हैं वो ज्यादातर इसी कम्युनिटी के हैं। तो ये सिर्फ कहना है कि अभी भी वक्त है, आज रात है कि जाइए घर घर और विनम्रता के साथ वोटर्स को बाहर निकलिए। जब तक एंगर अगर है सरकार को लेकर, कई मुद्दों पर एंगर है, अगर एंगर है तो उसको वोट में कन्वर्ट होना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी है तो वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इतने लोग माइग्रेट करके बिहार गए हैं, उनको बूथ में टर्न आउट कराए, उनको बुलाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बिहार का आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी जातियां होती हैं जो आपको बोलेंगी कुछ नहीं। आप किसी से वोटर से पूछ लीजिए, नहीं बोला किसको दे रहा है, हाँ हाँ करेगा, लेकिन वोट देने समय में मैं गांव गांव लोकसभा में जाकर मैंने देखा था, और तेजस्वी जी को मैंने कहा भी था कि आप इलेक्शन में आप हार जाएंगे, क्योंकि अति पिछड़ा वोट, दलित वोट, वो आपको बल्क में नहीं मिल रहा, वो बिखराव हो रहा है, एनडीए के साथ जा रहा है वोट। और फाइनली रिजल्ट हुआ भी, आपने देखा, क्योंकि मैं गांव में जाता था, पान की दुकान पे बैठता था, चाय की दुकान पे बैठता था, और जब बातें करता था तो आपको लगता था कि भाई ये मोदी का विरोध कर रहा है, एनडीए का विरोध कर रहा है, लेकिन वोट देने में वो वोट उसी को दे देता है। तो ये इसलिए बार बार मैंने लिखा भी है और मैंने अपने दोस्तों को कहा भी है कि वोटर को घर से बाहर निकालिए। जितना ज्यादा वोटर आपके बाहर आएंगे, 60 से 65% अगर वोटिंग कल हो जाएगा ना, 65%, तो डेफिनेटली जो है वो सरकार महागठबंधन की आसानी से बन जाएगी, लेकिन वोट को बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है आप कि किस तरह से जो है मतलब वहां पर जो है वोटिंग प्रतिशत को अगर बढ़ता है तो बदलती हुई सरकार और सत्ता परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन भी होगा। लेकिन मैं डॉक्टर मनीषा बांगर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले लालू यादव जो है सामाजिक न्याय की बात करते थे, मैं आर्थिक न्याय की बात कर रहा हूं, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वो फ्रेमिंग है वो सेंटेंस का, और वो उसके ऊपर फोकस डाल रहे हैं और उसके ऊपर भर डाल रहे हैं कि आर्थिक न्याय की। यह एक भी वजह है कि उनके साथ सीपीआई एमएल और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टीज भी है, और उनका डिस्कोर्स और नैरेटिव आर्थिक को लेकर ज्यादा होता है। इसके अलावा कांग्रेस भी गठबंधन में है, जिन्होंने की सामाजिक न्याय को कभी सामने लाकर कभी उनकी राजनीति नहीं खेली। वह इसी तरह से कि हम आपके ऊपर है, बैठे हुए हैं, हुक्मरान हैं, और हम आपकी बात करेंगे, हम आपके लिए कर देंगे, हम पॉलिसीज बनाएंगे, आपको नुमाइंदगी नहीं देंगे। तो ये जो शेयरिंग ऑफ पावर जो है, पॉलिटिकल पावर, ये कांग्रेस ने भी बहुत मजबूरी में किया है पिछले 10-12 साल से, 15 साल से। तो यह वजह है कि सामाजिक न्याय की बात सामने ना आकर आर्थिक न्याय की सामने बात आ रही है, आर्थिक न्याय बोला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है और बार बार बोलूंगी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी अभी तक और पहले के कुछ साल 3-4 साल नीतीश कुमार जी भी जो जिन चीजों को लेकर चल रहे थे, जो सामाजिक वहां की भूमि है, वह भिखारी ठाकुर की जो विचार है उसके ऊपर है, जयप्रकाश नारायण और तमाम लोग जो वहां पर है, और बीच में बीएसपी का भी वहां पर बोलबाला था, समाजवादी पार्टी भी इलेक्शंस लड़ती थी। तो इन लोगों का सामाजिक न्याय के ऊपर हमेशा से ही फोकस रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर वह ये बात करते हैं कि ज्यादा वेतन मिलेगा, बराबर वेतन मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, नुमाइंदगी मिलेगी, प्रतिनिधित्व मिलेगा, गरीबों को भुगतान मिलेगा, राशन मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी,
उनको उनके आधार पर जो भत्ता मिलना चाहिए वो मिलेगा, पलायन मजदूर की बात करते हैं, तो ये सारा कुछ सामाजिक न्याय ही तो है। मतलब जितनी आपकी संख्या है और जितना आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए हर क्षेत्र में, वो उस चीज को उपलब्ध करके देना। अगर वह 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं, जो जितना बैकलॉग है, ये कौन लोग होने वाले हैं? ये SC ST OBC लोग ही होने वाले हैं। इसके अलावा जो उच्च वर्णीय लोग हैं, जिनको की नुमाइंदगी जिनकी नहीं हुई है, अगर वो मेरिट में बैठते हैं तो उनकी भी वहां पर होगी। तो ये सारा का सारा जो सामाजिक तरीके से पिछड़ा वर्ग जो है, उनके लिए नुमाइंदगी वहां पर होने वाली, उनकी जगह भरने वाली है। MBC जो है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है, उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितनी भी उनकी रिप्रेजेंटेशन है, जितना भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो उनको मिलेगा। तो ये भले ही आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो हो रहा है और महागठबंधन जो कर रही है, वो सामाजिक न्याय ही है, वो सोशल डेमोक्रेसी को लाने वाली ही चीज है। और संविधान में जो निमूद है, संविधान में जो बोला है, जिस न्याय की बात करी है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में आर्थिक और ये दोनों जब होंगे, उसके अलावा जो वैल्यू सिस्टम है, जो नीति मूल्य है, जिनको लेकर जाने के लिए जाना है, वह भी सामाजिक न्याय के अनुकूल ही है। महागठबंधन का, तेजस्वी यादव का, आपने हम चर्चा अभी कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछले 5 सालों में तेजस्वी यादव को देखा, उनके साथ कई जो पार्टियां गठबंधन में बनी हुई है उनको देखा हुआ है। तो उसमें हमको लगता है कि आरजेडी का जो नैरेटिव था, जो बोलना था, वो सामाजिक न्याय के अनुकूल ज्यादा था। और ये बात भी हुई है कि यह माहौल सिर्फ आरजेडी के अंदर से ही नहीं आया है, या सिर्फ पॉलिटिकल की वजह से नहीं आया है। ये तमाम लोग जो सामाजिक धारा में, जो SC ST OBC के बुद्धिजीवी, SC ST OBC के अंदर में से आए जो पढ़े लिखे लोग, जो सामाजिक क्षेत्र में लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत मीडिया, बहुजन मीडिया स्पेस से उभर कर आया है, ये असंख्य लोग इसके पीछे दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं। और फिर ऐसे स्थिति में जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको मजबूरन सामाजिक धारा में और सामाजिक प्रवाह में उनको आना पड़ता है। यही तो क्रांति का बिगुल होता है। और यही ऐसी ही जो बदलाव होते हैं, यही चिरस्थायी होते हैं। ये दूरदर्शिता कई मुकाम पर, चाहे वो यूनिवर्सिटीज का मुद्दा हो, चाहे वो जनगणना का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर तेजस्वी ने, यादव जी ने अपना वो मुखरता के साथ वो आए हैं और वो अपने आप को उन्होंने बोला है, और हर मौके पे वह खड़े हुए हैं। तो जनता देखती है, लोग देखते हैं, बुद्धिजीवी लोग देखते हैं। यह जो भावना उत्पन्न हुई है, ये कोई हीरो वर्शिप के अंदर से भावना उत्पन्न नहीं हुई है, या जैसे कि चंद्रशेखर रावण है, या जो छोटे मोटे लोग जिनकी की कोई बेस नहीं है, जिनका की कोई काम नहीं है, उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, मीडिया से उभर कर आए हैं, कई उच्च वर्णीय मीडिया ने उनको उभार दिया, कुछ अपने जाति के खेमे के अंदर से उभर के आ गए। ये कोई, इसको लीडरशिप नहीं कहते हैं। जब समाज के सामने चुनौतियां होती है और वन लिव्स अप टू द क्राइसिस के वक्त में जो उठ के खड़ा होता है और मूल्यांकन करके मूलभूत जो बदलाव लाता है, वो लीडर होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये सामाजिक स्तर पर बिहार में कुछ पार्टियों के जरिए और सामाजिक संगठन के जरिए, बुद्धिजीवियों के जरिए हुई है, और उसी का नतीजा है कि हमको ये दिख रहा है। यह जो प्रभाव पड़ा है पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, जैसे कि मैं कहूँ कि राहुल गांधी को हम लोगों को आज दिखता है कि वो यूं कर रहे हैं या हमारे कुछ अनुकूल बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नीति हमको मालूम है। तो ये जो प्रेशर समाज की तरफ से आता है, यह बहुत जरूरी है। और पिछले 4-5 सालों में ये प्रेशर समाज की तरफ से भी और बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम की वजह से भी ये हो पाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह से जो है, मतलब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि मतलब सामाजिक न्याय लालू प्रसाद यादव करते थे, लेकिन मैं आर्थिक न्याय की बात करूंगा। डॉक्टर सुजाता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं फिर से करेक्ट करना चाहूंगी सद्दाम, आर्थिक न्याय वो बोल रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं और जो उनका पूरा धोरण है, उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, उनकी जो सारे हैं, वो सारा कुछ सामाजिक न्याय का ही है। वो आप उसको फॉर्मुलेट किन शब्दों में कर ले हैं, लेकिन
अगर इतने सारे लोगों का वहां रिप्रेजेंटेशन है और इतने सारे लोगों की बात हो रही है तो वो सामाजिक न्याय ही है, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं डॉक्टर सुजाता आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। ईवीएम पर हर चुनाव में आरोप लगते आ रहे हैं और लगातार जो है इस बात को लेकर हर विपक्षी दल जो है इनका विरोध करता रहा है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हटाकर वीवीपैट से चुनाव करा देते हैं? क्या मुख्य वजह हो सकती है? कि कोई भी पार्टी ईवीएम को हटा नहीं चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हर एक पार्टी जब कांग्रेस का अगर उनका वोट कम आए तो वो थोड़ा गड़बड़ करेगा, और कोई भी पार्टी आए उनका वोट कम आए तो वो थोड़ा गड़बड़ करेगा। लेकिन उसका अभी जो कोई भी गड़बड़ कर रहे वो ईवीएम में अगर अच्छा वोट आया तो वो भी बात नहीं करेगा। लेकिन ईवीएम से क्या हो रहा है, बहुत सालों से, मनीषा भी है, बहुत सालों से हम लोग बोलते आ रहा है कि मैं खुद जब इलेक्शंस लड़ी, ईवीएम का खुद आंखों के सामने वो जंपिंग नंबर्स दिखाई दे रहा, वो प्रेडिक्शन से दिखाई दे रहा, वो उसका मैनेजमेंट का जो बहुत सारे विटनेस के साथ, एविडेंस के साथ बाहर, ये जो है ना, ये इलेक्शन जो मेला है भारत देश में, ये हमेशा जैसा बोलते थे कि मनी मीडिया माफिया मनोवाद जैसा, जो अभी एक गई है फिर से, जो आप उनको जोड़ने की कोशिश करें। हाँ, तब तक हाँ कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क डॉक्टर सुजाता से टूट गया, लेकिन मैं दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर माफ कीजिएगा, प्रोफेसर रतनलाल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और इस बात को लेकर समझने की कोशिश करूंगा कि बात उन दलों की अगर करते हैं जिनके बारे में बिहार चुनाव में बहुत कम बातें हो रही है, चाहे मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात करूं, चिराग पासवान की पार्टी की बात करूं, इनके मुद्दे क्या है और इनका क्या कुछ असर संभावित होगा सर? देखिए, चिराग पासवान तो किसी खास वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए एजेंडा टारगेट नहीं, नीतीश कुमार टारगेट है। लेकिन बिहार जैसे स्टेट में सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म ये सब को छोड़ के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि असली परीक्षा जो है, उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और तमाम लोग, मनीषा जी ने बढ़िया कहा कि इकोनॉमिक जस्टिस, इनफैक्ट सोशल जस्टिस उसमें समाहित है, उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मैंने पहले आपको कहा था कि असली चुनौती शुरू होगी 10 तारीख के बाद। अगर सरकार बनती है तब वो कैसे नौकरी, कैसे रिजर्वेशन पूरा लागू होता है, नहीं होता है, कैसे लागू होता है, प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला है कि वो लागू करते हैं कि नहीं करते हैं। तो तमाम ये सारी बातें हैं, यूनिवर्सिटीज खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। तो ये चुनौतियां जो हैं, देखिए मैं तो ये मान के चलता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा का, मैनिफेस्टो का 50 से 60% भी अगर पूरा कर दे तो समझिए उसको सक्सेस कहा जाएगा। तो अभी चुनौती शुरू होगी 10 के बाद कि जितने मल्टीपल फोर्सेस, और ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि प्राइवेटाइजेशन पे बात करना जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन कितना और क्यों? अगर सब कुछ नरेंद्र मोदी साहब बोले कि सबका साथ सबका विकास, तो जितना प्लेन और रेल प्राइवेटाइज हो रहा है तो उसमें क्या रिजर्वेशन मिल रहा है? तो ये सवाल हमें उठाने पड़ेंगे। निजी क्षेत्र है उसमें रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। अगर सरकारी नौकरियां रहेंगे ही नहीं तो रिजर्वेशन कहाँ लागू होगा, ये कहना है। तो ये सारे सवाल है, देखना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन को जब तक ऑल्टरनेटिव एजेंडा नहीं होगा, वैकल्पिक जब तक एजेंडा नहीं बनेगा, प्रोग्राम नहीं बनेगा, तब तक जो है वो मामला बनता हुआ दिखेगा नहीं। इसलिए सब पार्टी बात कर रही है, और इलेक्शन में तो दलित और सोशल जस्टिस बहुत सेलेबल कमोडिटी होता है, आप कहिए। लेकिन वायलेंस है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, मुस्लिम्स के ऊपर वायलेंस है, मॉब लिंचिंग तमाम हमने देखा है 5 साल से, और भारत के तमाम हिस्सों में हम लोग घूमते रहे हैं। और मनीषा जी ने पहले कहा भी कि पॉलिटिकल लीडर से कम हम लोग नहीं लड़े, ज्यादा ही लड़े हैं, मतलब लिख के, पढ़ के, बोल के, सभाएं करके, सब तरीके से किया है। तो वैकल्पिक एजेंडा के साथ अगर आए तो बात बनेगी, और जिस तरह के फोर्सेस हैं उन सबको एक साथ लाना, इकट्ठा करना, क्योंकि समाज बदला है और समाज धीरे धीरे अपने
राइट्स को लेकर जागरूक हो रहा है। और जैसे ही देखिए क्या पैराडॉक्स है कि समाज जागरूक जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे निजीकरण की रफ्तार तेज हो रही है। अब हवाई जहाज, हवाई अड्डा प्राइवेट हो रहा है, सब कुछ बिक रहा है। तो हमें ये सवाल सारे उठाने पड़ेंगे। और तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो उनको ये बात कहना पड़ेगा कि भाई आप कितना निजीकरण, कौन कौन संविदा खत्म करिए, परमानेंट नौकरी दीजिए। तो ये तमाम बातें हैं। देखिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ईवीएम का सवाल है तो ईवीएम में तो लगातार हम लोग इसका विरोध करते रहे हैं। और उसमें बेसिक बात यह है कि जहां जिस देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जहां पे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ, जहां पे ईवीएम बना, वहीं पे ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। अमेरिका का चुनाव ईवीएम से हो रहा है? जर्मनी में ईवीएम से चुनाव होता है। जिन लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं वो कह रहे हम मशीन से चुनाव करेंगे। भाई आप बैंक में जाते हैं तो आप निकालते हैं पैसा तो मशीन दिखा देता है कि 2000 बचा हुआ है। यहाँ वोट देने के बाद वो कहाँ जाता है, क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसका जो वैलिडिटी है, इसकी ऑथेंटिसिटी है, वो डाउटफुल है। और सवाल हम लोग उठाएंगे ही। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जब तक पॉलिटिकल क्लास इसको एजेंडा इशू नहीं बनाएगा तब तक ईवीएम हटेगा नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किस तरह से ईवीएम को लेकर जो सवाल किया जाता है वो कहीं न कहीं जायज है। डॉक्टर सुजाता, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। कुछ तकनीकी खामियां की वजह से हमारा संपर्क टूट गया था। आप अपनी बात पूरी कीजिए, जो ईवीएम को लेकर जो बातें कह रहे थे आप। जी, ईवीएम का एक मुद्दा है, जैसा अभी सर ने बोला है कि जब का ये पॉलिटिकल एजेंडा होता नहीं, जब तक तो मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी के पास वोट देने का चक्कर में रहेगा, लेकिन उसको इवेंट्स भी, सोशल सिविल सोसाइटी भी उसका इतना काम नहीं कर रहा है। और पता नहीं क्यों, क्योंकि एक आई रिमेम्बर आई अटेंडेड श्रीलंका में एक एनजीओ के तरफ से एक मीटिंग हुआ है कि तुमकुर का वो एनजीओ है, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बहुत सारे अच्छा प्रोग्राम साउथ एशियन पूरा कंट्री से करे हैं। लेकिन वो पॉलिटिशियंस, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियंस को बुला बुला के दिल्ली में इधर उधर करते थे, लेकिन उसको पता नहीं क्या वजह होगा। लेकिन probably Manisha will tell you कि nobody is completely, even if it is a Congress or a BSP, कोई भी है, इलेक्शन के टाइम पे ही थोड़ा बात करना उसके ऊपर, फिर भूल जाना, फिर 4 साल के बाद फिर बात करना, ऐसा हो रहा है कि। लेकिन ऐसा बात करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा बात, मैं अभी ये इकोनॉमिक का जो एजेंडा बात कर रहे हैं, मैं तेलंगाना का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हूँ कि जब 29th स्टेट तेलंगाना में थोड़ा स्टॉन्च तेलंगाना सेपरेट मूवमेंट में एक्टिविस्ट थी, तो जब तेलंगाना पूरा मुद्दा है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, पानी के ऊपर, रिसोर्सेस, इल्लू निकालू इज द स्लोगन विच तेलंगाना मूवमेंट पूरा भरे, क्योंकि हमारा पानी ऊपर दूसरे स्टेट को जा रहे, हमारा रिसोर्सेस वहीं जा रहे, हमारा एम्प्लॉयमेंट वहीं भी जा रहे। लेकिन जब से तेलंगाना आई एक ही एजेंडा से, घर घर में एक जॉब दिलाए देगा और दलित चीफ मिनिस्टर होगा और दलित और आदिवासी को 3-3 एकड़ का जमीन होगा, जैसे पता नहीं कितने कितने वादे करे। अभी दूसरे बार, एक बार तो हो गया, दूसरे बार भी आया, इसमें आधे से आधा नहीं, पौना नहीं, 10% भी नहीं हुआ कि दलित चीफ मिनिस्टर का तो कभी नहीं हुआ। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये है कि कोई भी जैसा अभी हमेशा हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा हो गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा लेके आके, यहाँ भी जब मैं भी इलेक्शन लड़ी उस वक्त पे मैं पूरा जैसा है कि ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चल रहा है कि ये एक एजेंडा में 2000 में पेंशन दूंगा, तो दूसरा पार्टी बोलेगा कि मैं 2000 से ज्यादा पेंशन दूंगा, विडो पेंशन है, ये पेंशन है, वो पेंशन है। लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का या जैसा इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में बनता है,
you don't expect any changes. This is what our experience is about Telangana की आइडियोलॉजी के साथ, जैसे अभी मनीषा ने सोशल जस्टिस का जो बात कर रहे थे, सोशल जस्टिस अगेन अभी सर ने बोला कि जब प्राइवेटाइजेशन पूरा हो रहा है कि यहाँ फिर सोशल जस्टिस का बात कैसे करें, और सोशल जस्टिस का बात हम करें तो भी हमारा पूरा पिक्चर आना चाहिए कि अभी मोदी गवर्नमेंट से हम लोग इतना सारे देखा कि कोई भी स्टेट अभी तेलंगाना जो लड़ रहे कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा आमदनी, हमारा जो कमाई है हम स्टेट सेंट्रल को नहीं देंगे, हम अपना स्टेट का संभालेंगे। तो थर्ड ग्रुप का भी बन रहा था जो हमारा सीएम से, जब स्टेट का अपना खुद इनकम नहीं है, जब स्टेट का अपना खुद मॉडल नहीं है कि ये these programs है mere electoral slogans ही होगा, लेकिन practical से बहुत मुश्किल है। जो we have to dig into the deep globalization, political processes and the state economy उस and last 10-20 years का जो history है। अदरवाइज तो ये नहीं करे तो ये करेगा, इसको वोट देंगे, ये भी नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट वाले आएगा, हम घर में दो जॉब्स देंगे, वो भी नहीं करेगा। तो we don't have actually resources to give all these promises to the people की but again वो सब जरूरी है, लेकिन हम लोग जो intellectual capacity से we have to see the possibilities of all those promises. Yes. बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार ईवीएम को लेकर जो बात सामने आती रही है, इसको लेकर जो है कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता रहा है। लेकिन मैं और बारीकी से प्रोफेसर रतन लाल सर बता रहे थे और उसके बाद इससे पहले जुलेखा जबी मैम भी के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से ईवीएम को लेकर जो इससे पहले भी मामले सामने आते रहे। लेकिन दोबारा मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ईवीएम को खासकर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वीवीपैट में जो है बदलाव करते हैं कि आखिर उनसे चुनाव हो? क्या लग रहा है आपको, उससे कुछ फायदा दिख रहा है उनको? सवाल किससे किया तुमने? रेखा मैम से। अच्छा, एक बार रिपीट कर दें प्लीज। मैम, जिस तरीके से इससे पहले रतनलाल सर बता रहे थे ईवीएम को लेकर कि किस तरह से जो है, चाहे जर्मनी की बात करें और उसके बाद जहां से मतलब ईवीएम जहां पर वहां आविष्कार किया गया वहां भी नहीं हो रहा है चुनाव, तो नहीं लग रहा आपको कि भारत में भी जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा है इससे? देखिए, हम तो 2010 से जो है ईवीएम के खिलाफ मूवमेंट में शामिल हैं। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी दिल्ली में हम लोगों ने की, गुजरात के तमाम एक्सपर्ट्स को लाला के बैठा के की, सारा कुछ किया। 2014 से पहले भी हमने किया, इलेक्शन से पहले। सॉरी, दिक्कत यह है बीजेपी अगर बैलेट पेपर पे चुनाव कराएगी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। ठीक है, उसके पास एक वोट है कुछ खास तरह के लोगों का, लेकिन इतना नहीं है। वो 2014 में भी 60 सीटों को मैनेज करके उसने वो चुनाव जीता था। उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका सारा कुछ हम लोगों के पास है। इसके अलावा 19 में भी उन्होंने यही किया। और अभी तो सबसे बड़ी बात यह थी कि वो चाहे जो भी कर रहे हो, हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज ईमानदार नहीं है। वो क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो सबसे बड़ी अपने आप को देश की पार्टी कहती है, वो उसका इतना ढीला रवैया है। उसके साथ हम लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की। अगर मैं पिछले 3 इलेक्शन की बात करूं तो वो लोग किसी हाल तैयार नहीं है। लेफ्ट पार्टीज भी पता नहीं किस बात पे बैठी हुई है, उनको ये मूवमेंट छेड़ देना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक चीज आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। 2 बरस पहले हमने ईस्ट यूपी में संविधान बचाओ देश बचाओ, जो लोकतंत्र बचाओ, एक कैंपेन किया था, जिसमें हम करीब हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्फ्रेंस करते थे और उससे पहले बैठक वगैरह करते थे। एक बहुत बड़े संगठन ने शेड्यूल कास्ट के ये दावा किया था कि 2019 के इलेक्शन में हम ईवीएम तोड़ेंगे और हम ईवीएम पे इलेक्शन तो होने नहीं देंगे। हमने मांग की है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो भी फिलहाल चुप बैठे हैं। और मास ऑर्गेनाइजेशन की जो हाल हमारे देश में है, जिस तरह से लोगों को की आवाजों को दबाया जा रहा है, वो एक तरह से बहुत सारे लोग दहशत में हैं। लेकिन ये पूरा काम पॉलिटिकल पार्टीज का था
और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार नहीं है, कम से कम अपने डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शन के लिए, वरना ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है जिसमें जेलें होंगी लोगों को। बहुत सारे लोगों का 14 का चुनाव भी निरस्त, वो मतलब क्या कहा जाए कि फ्रॉड है, वो 19 का भी इलेक्शन फ्रॉड है, बाकायदा सबूत हैं। और अभी फिर बिहार के 3 इलाकों का तो मेरे पास वीडियो आया हुआ है, पहले फर्स्ट स्टेप में जो चुनाव हुए उस पर। ये बहुत बुरी बात है, इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि अगर इस बार जरा भी लगता है, मैंने पिछली बार भी लिखा था कि जिस भी नेता को लग रहा है, खासकर 19 के इलेक्शन के बाद में फौरन, कि भाई जो नेता है, जो उम्मीदवार है, वो उस उम्मीदवार को पता है किस बूथ में उसको कितना वोट मिला है, वो आराम से आरटीआई डाल सकता है, वो आराम से एफआईआर कर सकता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे उस लेटर को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। तो इस देश की राजनीतिक पार्टी आज की तारीख में ईमानदार बिल्कुल नहीं है। संविधान और जमहूरियत का तो उनके लिए बिल्कुल नाटक है। और तीसरी इसमें अहम बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन है, मुझे लगता है जो बिहार में जो एक यंग ब्लड आ रहा है और तेजस्वी जी की सरकार बने, हमें तो लगता है कि बननी चाहिए, और बहुत सारे काम करने की बात है। और ये पहला मुद्दा होगा कि ईवीएम के लिए कैसे मास ग्रुप तैयार किया जा सके, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के अंदर कैसे उनकी ट्रेनिंग की जाए, कैसे उनको उसमें जोड़ा जाए, और हर तरह के लोगों को। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए बाकायदा बार्गेनिंग होती है। अमूमन लोग कहते हैं कि जैसे फूलपुर का चुनाव हुआ, यूपी का जो उपचुनाव उस वक्त हुआ था, कहा कि देखो वो लोग जीत गए, हमने कुछ नहीं किया है, आप अब नहीं बोलोगे। अभी भी उपचुनाव कुछ जगह हुए, लोग हमको लिख के भेजते हैं, आप अब नहीं बोलोगी ईवीएम पर। तो हम ये गणित जानते हैं भाई, पूंजीवादी व्यवस्था का जो बुर्जुआ वर्ग है वो कैसे लोगों को नापता है, हमें पता है कि वो कैसे लोगों को खरीदता है। तो हमारे देश में अभी कितना ढोल बजा रहे थे ट्रम्प, अमेरिका जो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का अपना वो बनता, कितना उन्होंने आके अनाउंस कर दिया था 24 घंटे पहले। अब जो वोट होगा वो तो बिल्कुल होगा नहीं, हम तो जीत गए, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो लेकिन हुआ क्या? तो हमारे मुल्क की जनता चाहती भी है, लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है, और मैं गुजारिश करूंगी सारी राजनीतिक पार्टियों से, चुनाव आते और जाते रहेंगे, कोई हारे कोई जीते वो बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला ये है कि आप इसके बाद वाला जो चुनाव है वो कैसे करोगे, क्या चुनाव में जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। और फिर मुझे क्यों नहीं पता लगे भाई कि मैंने जो वोट दिया है, जिसको चाहती थी उसको गया है कि नहीं, ये मेरा हक है। तो मुझे लगता है हमारे जो संवैधानिक हक हैं उन पर बिल्कुल बात नहीं हो रही, नागरिक हक पे कहीं बात नहीं होती है, और नागरिक अस्मिता की भी बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है संविधान को हाथ में लेकर हमें ये बात तो करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पा रही है, मुझे लगता है मास कैसे इकट्ठा हो पाएगा, क्योंकि सबको अलग अलग तरह से बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है। और बिहार इलेक्शन के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा बैठेंगे, बहुत सारे लोग, हम लोग अभी बातचीत हम लोगों की चल ही रही है, और हम ईवीएम को लेकर एक पूरा उस पर बात करेंगे। आप में से जिसकी भी सहमति होगी हम सब फिर मिलके बैठ के बात करेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये कि ऐसे नहीं चलेगा। और इसमें आखिरी बात मैं ये जोड़ना चाहूँ कि सरकारें किसी की भी बन जाए, बिहार ही उसका एग्जाम्पल बड़ा रहा है कि पिछले इलेक्शन में भी महागठबंधन आया था और बिका हुआ ग्रुप चला गया था। तो ये जो राजनीतिक पार्टी, ये जो छोटे छोटे जो ग्रुप खड़े होते हैं, छोटे क्या बड़े ग्रुप, अभी तो मैडम ने कही दिया ना कि वो तो अभी 9 तारीख को इलेक्शन है, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और मुस्लिम राजनीति का बिल्कुल टैग लगा के बैठे हुई जो शख्सियत है, उन्होंने कंडेम करने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं तो कहती हूँ अगर थोड़ी भी ईमानदारी होती, राजनीतिक ईमानदारी, या जिस मुसलमानों की बात करते हैं, अगर वो भी ईमानदारी होती तो बाकायदा उनको गठबंधन तोड़ देना चाहिए, तब पता लगता है कि आप इस मुल्क के डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। तो बैरिस्टर साहब भी पूरी नाटक कर रहे हैं, उनकी पूरी फौज पूरा नाटक कर रही है। तो मजहब की जो राजनीति की तरफ जो बात हो रही है वो तो कहीं है ही नहीं, सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से बयान आया कि हम राज्यसभा में बीजेपी को अगर सपोर्ट करना हुआ, एसपी को हम रोकने के लिए, तो हम वो भी करेंगे, ये बहुत ही खतरनाक बात थी। और मुझे लगता है कि कम से कम उसमें मुसलमानों के बारे में के हित में बात करने वाली लीडरशिप को वॉकआउट कर देना चाहिए था, उस गठबंधन से निकल जाना चाहिए था।
वहां भी ईमानदारी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि किस तरह से आप बारीकी से बता रहे थे। लेकिन डॉक्टर मनीषा बांगर, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। अगर दूसरे चरण की मतदान की बात करें तो उस वक्त भी ईवीएम में गड़बड़ी पकड़ा गया था और कई सारे ईवीएम की खराबियां आई थी। और ऐसे मतलब खबरें आई थी मीडिया रिपोर्ट्स में कि जब वोट आरजेडी को पड़ रहा था तो 5 बीजेपी को जा रहा था। आपको लग रहा है ईवीएम से मतलब ऐसी घटना है और ईवीएम से चुनाव हो? देखिए, ऐसा है कि अभी ये जो वक्त, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हो और इलेक्शन के बीच में हम चाहें या जो पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर कुछ चाहे तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये अभी प्रोसेस शुरू हो गया। हाँ, उसको कंटेस्ट किया जा सकता है और उसके लिए बाकायदा कानून है, उसकी प्रोसेस है। लेकिन ये भी देखा गया है कि एक बार जब वोट पड़ जाते, गिनती शुरू हो जाती और वो हो जाता, तो जो एक मॉरल समर्थन लोगों का मिलता है कि ऐसी गड़बड़ी हुई है तो दोबारा वो जगह पे इलेक्शन होना चाहिए, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वो यह लोग भी और वहां का न्यायिक प्रक्रिया भी, यह वो उस प्रक्रिया में जाना पड़ता है। फिर वो आप अपील करो ट्रिब्यूनल को, आप कोर्ट को अपील करो, फिर सुप्रीम कोर्ट का अपील करो, यहाँ मतलब वो पूरी प्रोसेस हो जाती है। उसका भी जो रिजल्ट है वो बाद में ही आता है। वहां का पूरी तरह से स्थगित हो जाएगा इलेक्शन और दोबारा इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो वहां के जो ब्यूरोक्रेसी है और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या करार दे सकते हैं। तो मतलब अगर सामाजिक ढांचा और वहां का पॉलिटिकल नेक्सस इस तरह से अगर वो मजबूत है जो कि सत्ताधारी पक्ष के पक्ष में खड़ा है, तो ये प्रक्रिया में से भी कुछ उत्पन्न होना मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं कहती हूँ, मैं खुद जब लड़ रही थी नागपुर का इलेक्शन, जब मैंने लड़ा और ईवीएम की बात हम लोग पहले से कर रहे थे, ईवीएम की बात ड्यूरिंग द इलेक्शन भी कर रहे थे और इलेक्शन के दौरान जब वोटिंग काउंट होने लगी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में का वोटिंग मेरे प्रेजेंस में तकरीबन 5 घंटे वह स्थगित रहा। और फिर भी हमको वहां पर जो नुमाइंदे आए थे हमारी पार्टी के और अलग हर पार्टी के व्यक्ति वहां पर खड़े रहते हैं और स्टेट के तरफ से मतलब सरकार की तरफ से भी लोग खड़े रहते हैं, ऑब्जर्वर्स भी रहते हैं, पोल ऑब्जर्वर्स। तो देखा गया है कि जो जितनी गवर्नमेंट मशीनरी है और सत्ताधारी जो लोग हैं वह इस बात को पूरी तरह से दबा देना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। ये वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और यही तो इसी लेवल पे तो लड़ना है, इसी लेवल पर लड़ना है। और मुझे लगता है कि यह लड़ाई ये पूरी तरह से कंटिन्यू वाली लड़ाई है। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या लगता है, जो चीज सुजाता ने कही है या जो बात सामने आई है, उनको लगता है कि अरे अगर हम लोग जीत गए तो फिर क्या होगा, फिर हमको तो ईवीएम की वजह से फिर वो खारिज किया जाएगा। ये बात नहीं है। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं कि ईवीएम में का मसला क्या है, उतनी जानकारी लोगों के पास गई है, गड़बड़ी होती है ये पूरी तरह से मालूम है। लेकिन अगर आपको विश्वसनीयता लोगों की लेनी है, अगर आपको वो दबाव बनाना है समाज में से और ये पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर और सत्ताधारी पक्ष के ऊपर, तो आपको अगर इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान और बाद में भी मतलब लोगों तक ये समझ जानी चाहिए कि फला हमारी पार्टी या जो लोगों के लिए बोलने वाली पार्टी है, इलेक्शन लड़ रही है, फिर भी वह ईवीएम के खिलाफ बोल रही है। हम जीते या हारे, हम तो ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे ही। ये जो ईमानदारी है ये लोगों तक जानी चाहिए, ये नहीं गई है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं किया है और यही वजह है जो इनके खिलाफ बाद में जाती है। मुझे लगता है कि जो लोग आज, कुछ बहुजन पार्टियां बहुत ज्यादा फोर्सफुली पहले ईवीएम के खिलाफ बोलती थी, लेकिन वो खुद अभी लड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है वो कोई उनके खिलाफ जाने वाली बात नहीं है। When the entire process is going according to EVM, तो the political parties who are contesting, जो contest कर रही है, they can't do anything about it। ये तो तब्दीलियां तो चुनाव आयोग और पूरे देश के इलेक्टोरल सिस्टम में आनी है और वो तो पूरे आंदोलन के अंदर से आएगी और वो वहां पर पूरी बाकायदा वो प्रोसेस के अंदर चुना जाएगा। तो वो आत्मग्लानी, पॉलिटिकल पार्टीज को आत्मग्लानी फील करने की जरूरत नहीं है। अरे हम क्या करें, ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है तो हम तो लड़ेंगे, वी विल कॉन्टेस्ट इफ वी वांट टू, बट हम लोग वॉइस हमारा रेस करते रहेंगे और हम लोग उसके खिलाफ है बताते रहेंगे।
आज अमेरिका में जिस चीज के ऊपर पूरा बवाल मचा हुआ है, वहां पर तो बैलेट बॉक्स है, फिर भी ट्रम्प कैसे कह रहे हैं कि वो वहां का बराबर नहीं हुआ है। और लोग फिर यहाँ पर भी वो सवाल उठाते हैं कि जब बैलेट बॉक्स थे तब तो कई जगह पर मतलब बंदूक के नोक पर और चाकू के नोक पर बैलेट बॉक्सेस के बॉक्सेस ये किए जाते थे, उठा के लेके जाते थे। तो दिक्कतें दोनों चीजों के हैं, लेकिन सारे प्रोज एंड कॉन्स को वे करने के बाद में ये नजर आया है कि ईवीएम के साथ में ज्यादा दिक्कतें हैं। आज अगर CNN का चैनल जो है वो उनके प्रेसिडेंट के पूरा माहौल जो उसने बनाया ट्रम्प ने, उसके खिलाफ जाकर वो उसके वक्तव्य को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं अपने चैनल पर और कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीजें पाई नहीं गई और ऐसी कोई फ्रॉडुलेंट काम नहीं हुआ। वो किस बलबूते बोल रहे हैं? क्योंकि ईमेल के जरिए भी अगर वोट आया तो वो भी गिना जा सकता है, वो पर्ची छप के आती है, बैलेट बॉक्स काउंट होता है, जो भी होगा उनके पास वो इतना कॉन्फिडेंटली, इतने पूरे बहुत ज्यादा मनोबल के साथ में क्यों कह रहे हैं, वो इतना मजबूती से क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि दे कैन काउंट और वो दिखा देंगे कि फ्रॉडुलेंट नहीं हुआ है। वो हर चीज से उसका मैचिंग किया जा सकता है, कितने इलेक्टोरल लोग थे, कितने वहां पर बूथ पे आए, कितनों ने वहां पर वोट दिया, कितने की सिग्नेचर हुई है, वो सारा वेरीफाई होता है। ईवीएम में कुछ भी नहीं होता है या बहुत कम हद तक होता है और उसमें पूरी गड़बड़ी की जा सकती है। ये बारी बारी सामने आया है। तो निसंदेह बैलेट बॉक्स को आना वहां पर जरूरी है आना, और उसके लिए फिर वो अपने वोट के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज आज भी अमेरिका में वहां पर ये रूल है कि आप 12 फीट के दूरी से आप बैलेट बॉक्स का और काउंटिंग का देख सकते हो। कोई स्टेट्स ने उन्होंने कहा कि नहीं 6 फीट की दूरी से भी ठीक रहेगा, तो उन्होंने अलाउ किया। तो ये सब पैराफेर्नालिया और ये सब प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पाया गया है, आप देखेंगे कि हर पार्टी ने भले ही विरोध अभी नहीं कर रहे हैं या कुछ नरम गरम विरोध किया है, लेकिन हर विपक्ष पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस की भी क्यों ना हो, कभी ना कभी ईवीएम का विरोध किया है। और एक ही पार्टी है जिसने नहीं किया है कभी भी ईवीएम का विरोध, और वो है सिर्फ बीजेपी पार्टी। और बाकायदा चुनाव आयोग से लेकर तो उनका जो ब्यूरोक्रेसी में वो उनके उच्च वर्णीय लोगों का बोलबाला जो है वो उनके लिए अनुकूल रहा है। तो ये सब चीजें को ध्यान में लेना चाहिए। बीजेपी ने भी किया था जब वो सत्ता में नहीं थी, तो बीजेपी ने भी विरोध किया था ईवीएम का। लाल कृष्ण आडवाणी का स्टेटमेंट है पूरा। ये अभी नहीं, मैं पिछले 8 साल से किताब लिखा था। जब से हाँ, लेकिन उसके पहले तो किया था। और हाँ बिल्कुल, और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उसके पहले किया था और उन्होंने उस बात को उठाया था कि बीजेपी खुद भी कर रही थी। बिल्कुल सही का आपने नोट किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है वहां पर ईवीएम का विरोध किया था। जो अभी मतलब मीनाक्षी लेखी के पिता थे वो उन्होंने विरोध किया था, जो अभी सांसद भी है दिल्ली से। तो लगातार इस तरीके को लेकर सवाल उठता रहे। लेकिन आखिर में चलते चलते एक सवाल प्रोफेसर रतनलाल सर से मैं जानना चाहूंगा कि किस जो अभी बिहार की सियासत है वो आपको लग रहा है कि मतलब अभी होड़ है तेजस्वी यादव की, युवा नेताओं की, आपको 10 तारीख को बदलती हुई तस्वीर और बदलती हुई सरकार नजर आ रही है? म्यूट है सर आपका। सद्दाम तो पूरा मुंह में डाल रहे बात पूछ के ही रहेंगे। नहीं, वो जिस तरह का माहौल है वो सरकार आ सकती है, लेकिन हम लोगों ने ईवीएम का विरोध कि ईवीएम के रहते क्या हो जाएगा नहीं उसको कह नहीं सकते हैं, समझ गए? और हाँ मतलब नहीं कह सकते। और एक दो बात और ईवीएम पे कह के मुझे लगता है मैं इजाजत लूंगा आप लोगों से कि 2-3 आर्गुमेंट थे कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगा और जल्दी हो जाएगा तमाम। आप ये बताइए, मैंने एक सेमिनार में कहा था कि प्री मशीन एरा जो आपका ये ईवीएम है उसके पहले एक ही दिन में पूरे देश भर में चुनाव हो जाता, एक दिन में हो जाता था। और अब ईवीएम आ गया तब भी एक एक चुनाव जो है 7 स्टेजेस में होते हैं, 7 फेज में होते हैं। तो टाइम कहाँ बचा? टाइम तो बचा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि लोग कहते हैं लॉ एंड बूथ लूट लेता था। तो कौन लोग लूटता था बूथ? पहले ये बताइए। जो लोग उस समय बूथ लूटते थे वही लोग ईवीएम लूट रहे हैं। बात समझिए, उसका सोशल डायनेमिक्स समझिए कि आपके पास पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं।
आप 4 चरण में ऐसे ईवीएम से करा लो तो 4 चरण में बैलेट पेपर से करा लो, हर जगह डिप्लॉय करो पुलिस फोर्स। भाई बदमाश से ज्यादा तो पुलिस हमारे पास है ना, सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, सब कुछ है। तो कोई इनके पक्ष में कोई आर्गुमेंट बनता नहीं है, लेकिन चूंकि ये रूलिंग एलीट को सूट करता है ईवीएम, समझ रहे हैं? ये लोकशाही की लूट, इसको मैं कहता हूं, द लूट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इससे घबराने की अभी जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में इसका इलाज भी कर दिया था। संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से, कि जिस दिन भारत, ये हमारे जैसे आपके जैसे एक्टिविस्ट का काम है, अगर नेता नहीं बोलते हैं तो हम चुप थोड़े ही बैठेंगे। जिस दिन देश भर में मास मूवमेंट होगा संवैधानिक तरीके से, बड़ा आंदोलन होगा। 2 एक्सपीरियंस लेटेस्ट हमारे पास है, 2 अप्रैल का भारत बंद और 5 मार्च का भारत बंद रोस्टर वाले इशू पे। हाँ, तो जब लोग सड़क पर आए तो पॉलिटिकल पार्टी को बाद में स्टैंड लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है या कोर्ट से इस पर राहत नहीं मिलने वाली है। ईवीएम मशीन इज ए पॉलिटिकल क्वेश्चन विच हैज टू बी एड्रेस्ड पॉलिटिकली, और नेता नहीं बोलते हैं तो जनता बोलेगी। जिस दिन सड़कें, लोहिया कहते थे कि सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो ये काम है, ये काम है सोशल एक्टिविस्ट का, इंटेलेक्चुअल्स का, कि इस पे एक माहौल तैयार करें। हो सकता है लंबा समय लगे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और ईवीएम को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो विश्वसनीयता है वो किसी लॉजिक पे नहीं उतर रहा है। कई फेज में आप चुनाव करा रहे हैं, खर्चा उतना ही हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पहले बैलेट पेपर से एक ही दिन में देश भर में चुनाव हो जाता था। तो समझिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का युग है। सर्विलांस लगाइए ना कि बूथ पे कहाँ कैसे कौन लूट रहा है, कौन मना कर रहा है आपको। पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठ के पूरे जिले का आप चुनाव कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ईवीएम के पक्ष में कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि रूलिंग एलीट को अभी सूट करता है। तो इसीलिए वो पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं बना रही है। जिस दिन हम लोग गांधी मैदान भर देंगे पटना में या फिर दिल्ली में भर देंगे, जिस दिन 20 लाख लोग सड़क पर उतर आएंगे, देश भर में प्रदर्शन होने शुरू होंगे, उसी दिन इसका इलाज संभव है। तब पॉलिटिकल पार्टी भी इसको इशू बनाएगी। जी शुक्रिया। डॉक्टर सुजाता, मैं आखिर में आपसे भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है, बिहार की तस्वीर और बिहार की सियासत और बिहार में बदलती हुई सरकार नजर आ रही है? हाँ, हमेशा पीपल तो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वो 5 साल तो देखते हैं ना एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को। ऐसा है कि ट्रू अभी इलेक्शंस तो पूरा मैनेजमेंट पे चल रहा है। ये तो ट्रू चुनाव तो नहीं है कि ये जो पार्टी जितना जितना मैनेज करता है उतना उनका बेनिफिट होता है। तो वी कांट से कि अगर बदलाव आया तो भी ये पीपल से आया या पॉलिटिकल मैनेजमेंट से आया, मीडिया मैनेजमेंट से आया, कहाँ से आया वो सब देखना है। लेकिन आई एम होपफुल कि इस बार थोड़ा बदलाव आएगा। शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ जुलेखा जबी मैम थी, और उसके बाद प्रोफेसर रतनलाल सर थे, डॉक्टर सुजाता थी और डॉक्टर मनीषा बांगर थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रही है और उसके बाद जो बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है, अगर ईवीएम में कुछ खराबी नहीं हुई तो तेजस्वी की सरकार बनना तय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। धन्यवाद। गुड नाइट। शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना